हेलो फ्रेंड्स, यूके स्टडी सर्कल के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके स्टडी सर्कल द्वारा हर संडे को एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इस टेस्ट में हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो कि इससे पहले समूह गौ की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस बार संडे को जो हमने इसके चौथे भाग का टेस्ट कंडक्ट कराया था, आज का वीडियो उसी पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे उन 50 क्वेश्चंस के आंसर्स पर और इस टेस्ट के रिजल्ट पर। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी शुरू करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन का पहला जो टेस्ट का पहला क्वेश्चन था, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ NMHS योजना कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, ये योजना शुरू की गई थी 2016 में। इसकी नोडल एजेंसी गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान अल्मोड़ा को बनाया गया था और 2016 में ये शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, रानीखेत किस नदी के समीप अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गगास नदी। गगास नदी को पुराणों में गार्गी नदी के नाम से संबोधित किया गया है और रानीखेत में इसे रानीखेत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन था, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर किस राज्य में बनाया जा रहा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसे सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत उत्तराखंड में पहली बार स्नो लेपर्ड की गणना भी कराई जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन था, पशुओं में होने वाले ब्रूसेलोसिस इस रोग का क्या कारण है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। तो ये जो रोग है ये जीवाणुजनित रोग है और इससे जानवरों के साथ साथ इंसान भी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलपरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आरती साहा। आरती साहा जो कि भारतीय महिला तैराक हैं, इन्हें भारतीय जलपरी कहा जाता है। इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था और ऐसा करने वाली ये पहली एशियाई महिला थी। अगला क्वेश्चन, खबरों में रही सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सरयू नदी ये बागेश्वर के सरमूल से निकलती है और पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की सीमा भी बनाती है। साथ ही ये नदी काली नदी को सबसे ज़्यादा जल देने वाली ये नदी भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY का स्थापना दिवस मनाया गया। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये योजना 2014 में शुरू की गई थी। 25 सितंबर 2014 को इस योजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन कब अस्तित्व में आया? सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 सितंबर 2020 को ये अस्तित्व में आया था, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान? तो इसमें भारत का 89वां स्थान रहा था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, चर्चा में रहे सीका CICA इसका संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, सीका एक एशियाई देशों का संगठन है। सीका का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। इसे एशियाई देशों के बीच शांति, सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने के लिए गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत और किस देश के बीच जिमेक्स 20 ये अभ्यास किया जाता है? तो ये अभ्यास भारत और जापान के बीच किया जाता है और हाल ही में सितंबर में इसे किया गया था भारत और जापान के बीच। ये एक द्विवार्षिक रूप से आयोजित होने वाला अभ्यास है और 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनरेगा में आजीविका पैकेज मॉडल लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरांचल चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो फ्रेंड्स, ये स्वीकृति प्राप्ति हुई थी 14 जनवरी 2020 को और उसके बाद 15 जनवरी को इसके बोर्ड का भी गठन हुआ, चारधाम देवस्थानम बोर्ड, और इसके जो CEO है वे
रविनाथ रमन को इसका CEO बनाया गया। अगले क्वेश्चन, पाखरो टूरिज्म जोन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये कॉर्बेट पार्क में पाखरो टूरिज्म जोन स्थित है और यहाँ पर अब इसमें टाइगर सफारी योजना भी चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही ई ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना उत्तराखंड में कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, ये सोलर रूफटॉप योजना ये 2020 में शुरू की गई थी, जनवरी 2020 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 22 जनवरी को इसे शुरू किया गया था और उत्तराखंड इस योजना के दूसरे फेज को यानी फेज 2 को शुरू करने वाला उत्तराखंड जो है ये दूसरा राज्य था। पहला राज्य जो है इसमें गुजरात है। गुजरात ने सबसे पहले इसका दूसरा चरण शुरू किया है और उत्तराखंड दूसरा राज्य है ऐसा करने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा सोमचंद। हालांकि कुछ पुस्तकों में ये राजा थोहरचंद भी मिलता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रमाणित है वो राजा सोमचंद है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो ये बहुत आसान सा सवाल था। इसे टिहरी में उन्होंने स्थापित किया। टिहरी रियासत के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सन 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? तो ये गणदेश पत्रिका थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, भगत जवाहरमल का नाम किससे संबंधित है? तो ये कूका विद्रोह से इनका नाम संबंधित है। बहुत फेमस रहे हैं और ये जो कूका आंदोलन है ये भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और सही आंसर इसका है कत्यूरी साम्राज्य। कत्यूरी साम्राज्य का जो काल था उसे उत्तराखंड में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हमने यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादातर शामिल किया है जो कि परीक्षा में एक से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों के अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित करने पर सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शब्द दिए हुए हैं, इनको हमने व्यवस्थित करना है। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अगर नियुक्तियाँ निकलती हैं तो उसमें सबसे पहले उसका विज्ञापन आएगा। विज्ञापन के आधार पर फिर उसमें आवेदन किया जाएगा, यानी कि पहले 5 आएगा फिर 6 आएगा। आवेदन करने के बाद फिर साक्षात्कार होगा या रिटर्न परीक्षा होगी या साक्षात्कार होगा, तो इसके बाद आना चाहिए 2। उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर जो है चयन किया जाएगा, यानी ऑप्शन 3। चयन के बाद इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी, तो ऑप्शन 4। और उसके बाद इनको कुछ समय के लिए परिवीक्षा काल में यानी प्रोविजनल पीरियड में नौकरी पर रखा जाएगा, तो सबसे लास्ट में 1, यानी 5 6 2 4 3 1। तो इस तरह से हम देखेंगे 5 6 2 4 2 3 4 1, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो ये बलभद्र शाह थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, शारदा यानी काली नदी का उद्गम कहाँ है? तो फ्रेंड्स, काली नदी का उद्गम जो है वो लिपुलेख से होता है। लिपुलेख में काला पानी है, काला पानी जगह से इसका उद्गम होता है। तो जो कि यहाँ ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो हम चुनेंगे ऑप्शन डी को, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक SN रॉय हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा गलत है। सही को नहीं चुनना हमने, जो गलत है वो चुनना है। तो यहाँ पर चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल सही है। चमोली में अप्रैल में इसे मनाया जाता है। भूम्याल देवता है वहाँ पर, भूम्याल देवता का उत्सव है। लगभग 11 से 13 दिन चलता है, तो ये सही है। मुखौटों के साथ नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, ये भी सही है। ये यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। लेकिन जो सी ऑप्शन है कि इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, तो ये गलत ऑप्शन है। तो हम इसी को चुनेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
28 चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, चमोली जनपद का सृजन हुआ था 1960 में और डेट थी 24 फरवरी। 24 फरवरी को गठन हुआ था। अब यहाँ पर 24 जनवरी लिखा हुआ है और साथ में हमारे पास एक ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं भी है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में गलतियां ज़्यादातर होती हैं। तो जब यहाँ पर हमारे पास उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन है तो हम इसी को चुनेंगे, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है। सिंपली 1960 लिखा होता तो ये सही था, लेकिन 24 फरवरी की जगह 24 जनवरी लिखा हुआ है, तो इसको हम गलत मानेंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर दीवान से भाकुनी संबंधित हैं। ये सभी लोगों ने सही किया था इसे। औषधि वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर कहाँ है? गंगोली हाट में है। ये भी सभी लोगों का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सामान्य हिंदी के क्वेश्चन हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना का पर्यायवाची। तो सेना को वाहिनी भी कहते हैं, कटक भी कहते हैं, चमू भी कहते हैं। तो कटक यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये ऑप्शन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि द्रौपदी का चीर बहुत ज़्यादा विस्तृत था, बहुत बड़ा था। तो ये ऑप्शन सी होना चाहिए, अत्यधिक विस्तृत होना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव शब्द है। तो 14 में पूछा है तद्भव शब्द। तो तद्भव यानी कि जो संस्कृत से परिवर्तित होकर उसका कुछ और नाम लोकल भाषा में बन गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? काज। काज जो है तद्भव शब्द है, कार्य संस्कृत का शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? जो संयुक्त वाक्य नहीं है उसे हमने छांटना है। तो हम देखेंगे, शीला आपको बड़ा भाई मानती है, ये सरल वाक्य है, एक ही वाक्य है। जबकि अन्य वाक्य, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, तो दो वाक्यों से बना है। राम कल बद्रीनाथ जाएगा और गीता गंगोत्री जाएगी, ये भी दो वाक्यों से बना है। आप चाय पियेंगे या फिर आप कॉफ़ी पियेंगे, ये भी दो वाक्यों से बना हुआ है, संयुक्त वाक्य है। जबकि ऑप्शन ए एक सरल वाक्य है, अकेला वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध वर्तनी छांटने वाला जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद जो है इसका सही ऑप्शन ए है। आशी जो ऊपर से रेफ की मात्रा जो लगती है वो के ऊपर लगेगी। अगला क्वेश्चन 37, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं? तो ये कारक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये भी मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया था इसका। क्वेश्चन नंबर 38, ललना, कांता, वनिता व कामिनी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। ये समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटिल शब्द का विलोम। तो कुटिल का शब्द का विलोम यहाँ हम देखेंगे सरल। कठिन है, जटिल है, कष्ट है, ये तो कुटिल से मिलते जुलते हैं, यानी कि समानार्थी की एक कष्ट को छोड़ के जटिल और कठिन और जटिल जो है वो आते हैं। तो हम यहाँ पर चुनेंगे सरल को, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो सही इसका जो संधि विच्छेद होगा वो उत धन चारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब ये मैथ्स एंड रीजनिंग से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न अंकों का कौन सा समुच्चय 48, 24, 12 के समान है? तो हम यहाँ पर देखेंगे 48 का हाफ हो जाता है 24, 24 का हाफ हो जाता है 12। तो यही रिलेशन हमने ढूंढना है ऑप्शंस में। तो हम देखेंगे ऑप्शन डी में 40 का हाफ 20 और 20 का हाफ 10, सेम रिलेशन है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 25 पैसे और 50 पैसे के 380 सिक्कों का कुल मूल्य है 130 रुपये। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? उसका एक्सप्लेनेशन में हम पहले देख लेते हैं। हमने मान लिया जैसे कि 25 पैसे के मान लीजिए एक्स कॉइन्स थे, 50 पैसे के वाई कॉइन्स थे। कुल कॉइन्स हमें दिए हैं 380, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 380 हो जाएगा। दूसरा हमें दिया था कि इन कॉइन्स की जो कुल वैल्यू है, यानी इनका कुल मूल्य है वो 130 रुपये है। तो हम देखेंगे कि 25 पैसे के 4 सिक्कों को मिलाकर 1 रुपया बनता है। तो ये हो जाएगा 25 पैसे के जितने भी कॉइन है, एक्स कॉइन है, तो उनसे कितने रुपये बनेंगे? एक्स अपॉन 4। और 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो जितने भी सिक्के होंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इनसे कितने रुपये बनेंगे? वाई अपॉन
2 और टोटल रुपए x/4 प्लस y/2 ये हो जाएगा किसके इक्वल, 130 के इक्वल। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम हो गया 4, यहाँ x प्लस 2y इज 130, 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 520, x प्लस 2y 520, या यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो ये 520 माइनस 2y। ये बहुत सारे मेथड हैं सॉल्व करने के, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इधर x प्लस वाई इक्वल टू 380 में, तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आता है 40, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं इसको क्रॉस मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सीरीज है, इसको भी हम एक्सप्लेनेशन में डिटेल में देखते हैं किस तरह से सीरीज बनी है, ये जनरेट हुई है। तो 15 पहले क्या किया, -2 किया तो 13 आया, फिर इंटू 2 किया 26 आया, फिर क्या किया +2 किया 28 आया, और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो 14 आ गया। अगेन फिर से क्या किया, -2 किया 12 आया, फिर इंटू 2 किया 24 आया, फिर से +2 किया 26 आया, और डिवाइडेड बाई 2 किया तो 13 आया। यानी क्या कर रहे हैं, एक बार हम -2 कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर +2 कर रहे हैं, फिर डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, अगेन -2 इंटू 2 +2 डिवाइड बाई 2। तो अब किसकी बारी है, -2 की। -2 होना चाहिए तो 13 -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 15 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है। इसको भी हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। हमने मान लिया कि पिता की आयु x है और पुत्र की y है, और बोला था 15 वर्ष बाद की बात बोली थी, तो 15 वर्ष बाद दोनों की आयु में 15 बढ़ जाएगा। तो पिता की हो गई x + 15, पुत्र की हो गई y + 15। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो पहली कंडीशन है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है, यानी वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान में x और y इनकी एज है, तो x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की 60 - y। सेकेंड कंडीशन गिवन है कि 15 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। तो 15 वर्ष बाद की कंडीशन में हम देखते हैं कि पुत्र की आयु को जब 2 से गुणा करेंगे तो तब पिता की आयु के बराबर आएगा। तो हमने y + 15 जो कि पुत्र की आयु थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × y + 15 विच बिकम्स x + 16, x + 16 के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × y 2y + 2 × 15 30, तो 2y + 30 हो गया, x + 15 के इक्वल। 15 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2y + 15 = x। और उसके बाद x की जो यहाँ वैल्यू थी हमने 60 + y, x की वैल्यू हमने ये यहाँ से कैलकुलेट की थी, तो इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, x के प्लेस पे हमने रख दिया 60 - y। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है y की वैल्यू आती है 15। y की वैल्यू 15 है और हमें मालूम है x और y दोनों का सम 60 है, तो दोनों का सम 60 है। अगर एक 15 हो गया तो दूसरा कितना होगा 45, यानी कि जो दो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 45 और 15, यानी पिता की आयु होगी 45 और पुत्र की होगी 15। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। अनुज राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, मोहन सोहन से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। इसको भी हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। पहले क्या बोला कि अनुज राम से लंबा है, तो हम छोटे वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं, बड़े वाले को राइट हैंड साइड में। अनुज राम से लंबा है, अनुज लंबा है तो इसको राइट हैंड साइड में लिख दिया। आगे क्या बोला, राम मोहन से लंबा है, मोहन से लंबा है मतलब मोहन छोटा है, तो छोटे वाले को हम लिख रहे हैं किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो मोहन को हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में। नेक्स्ट जो हमको जानकारी दी है कि मोहन सोहन से छोटा है, मोहन सोहन से छोटा है, यानी कि सोहन लंबा है, तो इसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में कहाँ लिखेंगे ये हमें नहीं मालूम है, यानी कि राम और अनुज से छोटा है या बड़ा है ये हमें नहीं मालूम है, तो अभी हमने इसको ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, तो ये क्लियरली यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि मोहन जो है वो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मोहन सबसे छोटा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, विषम यानी जो अलग है, ऑड वन आउट। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो इनका रिलेशन देखेंगे, क्या है, RST पूरे सीक्वेंस में है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में है।
इसको देखेंगे LNO, यानी कि L के बाद M मिसिंग है, LMNO ऐसे होना चाहिए था। फिर UWX, इसको भी हम देखेंगे UVWX, V मिसिंग है। CEF, CDEF, तो यहाँ भी क्या है, D मिसिंग है। तो हम इसमें देखेंगे सब में BCD, इन सब में फर्स्ट के बाद जो सेकंड वाला लेटर है वो मिसिंग है, जबकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी कि RST जो है ये विषम हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। हमारा आंसर भी यही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, सीमा सुमित से आयु में दोगुनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुमित की आयु का 3 गुना थी, तो इस समय सीमा की आयु क्या है? इसको एक्सप्लेनेशन में हम चेक करते हैं। सीमा सुमित से आयु में 2 गुनी है, तो हमने अगर सुमित की आयु मानी x, तो सीमा की उससे डबल यानी हो जाएगी 2x। और 3 वर्ष पहले की बात अगर हम करें तो दोनों में से 3 कम हो जाएगा, तब सुमित की आयु हो जाएगी x-3 और सीमा की हो जाएगी 2x-3। और कंडीशन दी है कि 3 वर्ष पहले वह 3 गुना थी, यानी कि सुमित की आयु को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो सीमा की आयु के बराबर आएगी। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 3 9, 3 3 9, तो 3x माइनस 9 ये जो होता है इक्वल 2x माइनस 3 के। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x को इधर शिफ्ट किया, 3x माइनस 2x ये आ जाएगा x, और 9 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 9 माइनस 3 ये हो गया 6, यानी x की वैल्यू आ गई 6। लेकिन x तो सुमित की आयु है और हमसे पूछी है सीमा की आयु, तो सीमा की आयु कितनी थी? 2x। 2x मीन्स हमने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। x की वैल्यू 6 आई तो 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 12, यानी सीमा की जो एज हो जाएगी वो 12 ईयर्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 48 क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 1:2:3 और इनके वर्गों का योग है 126। तो हम चेक कर लेंगे, 3 संख्याएं हमने कंसीडर कर ली, इस 1:2:3 के अनुपात है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने x 2x और 3x इनको कंसीडर कर लिया। इनके वर्गों का योग स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करेंगे इट बिकम्स 9x स्क्वायर। ऐड कर देंगे तो इनका जो सम गिवन है वो 126 गिवन है। ऐड करते हैं तो 9 + 4 13 + 1 14, 14x स्क्वायर ये होता है इक्वल टू 126। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 14 डिवाइड में चला जाएगा, 126 डिवाइडेड बाई 14 इट बिकम्स 9। x स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, स्क्वायर रूट ले लेंगे। x हमारे पास आ गया, तो अब हम संख्याएं निकाल सकते हैं। पहली थी x, 3 हो गई। दूसरी जो संख्या थी वो थी 2x, यानी 3 इंटू 2 ये हो गई 6। और तीसरी थी 3x, यानी 3 इंटू 3 9। तो संख्याएं हमारे पास हो जाती हैं 3 6 9, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। ये जो 49th क्वेश्चन है ये मिसप्रिंट हो गया था टेस्ट पेपर में, वहाँ पर 28 मल्टीप्लाई बाई 10 इसकी जगह पे केवल 10 आ गया था, तो इसकी वजह से आंसर्स जो है आप लोगों के गलत हो गए हैं। इसलिए हमने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 49 में सभी लोगों को 1 पॉइंट दे दिया है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं था, जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 25 इंटू 24 इट बिकम्स 600, 28 इंटू 10 इट बिकम्स 280, और डिवाइड में यहाँ 240 डिवाइडेड बाई 60 इट बिकम्स 4, 60 डिवाइडेड बाई 5 इट बिकम्स 12। इसको सॉल्व करते हैं तो 880 डिवाइडेड बाई 16 आंसर आता है 55, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होना था। लेकिन मिसप्रिंटिंग की वजह से इसका जो आंसर बन रहा था वो 38.125 ये बन रहा था, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में सभी लोगों को एक एक नंबर दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 50। संख्या 6 व 7 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर जो होते हैं, तो रैशनल नंबर हमें मालूम है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, इन्फिनिटी हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट्स पर। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं 4th टेस्ट सीरीज के। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे ये ग्रीब कोई नाम लिखा हुआ है, ग्रीब CPT, यानी शायद चंपावत होगा ये। तो चंपावत से ग्रीब हैं, इनके 46 मार्क्स हैं। ये फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक इन्होंने पाई है इस बार, बहुत बहुत बधाई आपको।
सेकेंड पोजीशन पर इस बार भी अमित नेगी हैं देहरादून से, इनको 44 मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं। अमित, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और थर्ड नंबर पे हैं पूनम, टनकपुर से हैं और इन्होंने 43 मार्क्स गेन किए हैं। पूनम, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन भी आप गेन कर लें। देखते हैं जो अदर हमारे कैंडिडेट्स हैं, व्यूअर्स हैं। तो कविता को मिले हैं, कविता टनकपुर से हैं, इन्हें 42 मार्क्स गेन किए हैं। सूरज टनकपुर से 40, संजय चंपावत से 38, विनोद हल्द्वानी से 38, मन्नू मलिक रुड़की से 35, श्वेतांक सीपीटी ये 34, सागर ऋषिकेश से 33, राजपाल देहरादून से 32, अशोक कोहली पिथौरागढ़ से 32, नीलिमा हल्द्वानी से 32, बबीता बोहरा चंपावत से 31, करिश्मा पवार देहरादून से 30। नेक्स्ट आफ्टर दैट करिश्मा पवार, इन्होंने 2 बार दिया है 30। दीपक सिंह चंपावत से 30, शीत रुड़की से 30, मंजू नैनीताल से 29, रविंद्र कुमार बागेश्वर से 28, निशा तड़ागी चंपावत से 27 और राहुल हल्द्वानी से 27। तो फ्रेंड्स, इस यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं इनमें हमने केवल उन्हीं लोगों का रिजल्ट शामिल किया है जिन्हें 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको फुल ऑन रखेंगे और जल्दी से जल्दी आप अपना सिलेक्शन गेन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।